हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और हम बात कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी की, भारत के भूगोल की बात कर रहे थे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो थे भारत के भौतिक प्रदेश। इसमें हम पढ़ रहे थे तटीय मैदान और द्वीप समूह, जिसके अंतर्गत हमने सचित्र वर्णन पूरा देख लिया है कि कौन से तट को क्या कहा जाता है, किस तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कौन से तट के बंदरगाह कौन से तट के साथ जुड़ते हैं, और जो प्रमुख बंदरगाह है, प्रमुख द्वीप है, वो किन के साथ लगते हैं। तो उन सब की अपने बात की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं भारत के तटीय मैदान। सबसे पहले पढ़ेंगे हम गुजरात का तट। गुजरात के तट की अगर बात की जाए तो गुजरात का तट भारत का सबसे लंबा तट है। इनके अगर विस्तार की बात की जाए तो इनका विस्तार पड़ता है सरक्रीक से लेकर सरक्रीक से दमन तक। सरक्रीक से दमन तक इनका विस्तार रहता है। इनकी अगर कुल लंबाई की बात की जाए तो इनकी टोटल लंबाई रह जाती है 1214 किलोमीटर। 1214 किलोमीटर रह जाती है। ये जो 1214 है, इसलिए 1214 किलोमीटर काफ़ी अधिक लंबाई होती है, इसलिए इसको बोला जाता है भारत का सबसे बड़ा तट, भारत का सबसे लंबा तट। सबसे लंबा तट की बात करते हैं। ये इनके विस्तार की अगर बात करते हैं, देखिए थोड़ा यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं कि ये वाली जो जगह है वो कुछ इस प्रकार से शुरू होती है और यहाँ तक चलती है, आगे भी चलती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं केवल किन की, गुजरात की, तो गुजरात की यहाँ एक जगह पड़ती है सरक्रीक, तो यहाँ से शुरू होती है। ये वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है कच्छ का तट। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है वो आपके कहलाता है काठियावाड़। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये कहलाता है आपके सौराष्ट्र। तो ये वाली जगह पड़ती है सरक्रीक, ये पड़ता है दमन। इनके बीच का ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है कच्छ, काठियावाड़ और सौराष्ट्र। तो इनके अंदर खूब सारी नदियां चलती है। इधर चलती है, देखो साबरमती है, माई है, नर्मदा है, ताप्ती है। इस कारण ये जो है काफी उपजाऊ है। यहाँ रह जाता है कच्छ का रण, और कच्छ का रण जो है काफी लवणीय मृदा युक्त है। यहाँ वाष्पीकरण की दर सबसे ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ जो मरुस्थल है यहाँ से नमक का उत्पादन होता है। यहाँ एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह। और ये वाला जो पूरा क्षेत्र है इनको इस नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा अगर हम बात करें गुजरात के तट का प्रादेशिक विभाजन, गुजरात के तट का प्रादेशिक अगर विभाजन की बात की जाए तो प्रादेशिक विभाजन में 3 नाम आते हैं। कौन से नाम आते हैं? एक तो आता है देखो कच्छ का तट, कच्छ का तट। एक आता है काठियावाड़, काठियावाड़ का तट, काठियावाड़ का तट। और एक आता है आपके सौराष्ट्र तट, सौराष्ट्र तट पड़ जाता है। ये 3 तट पड़ते हैं। इसमें हम पहला तट पढ़ते हैं जिसका नाम है कच्छ का तट। कच्छ का जो तट है वो कहाँ रह जाता है? कच्छ के तट में पाई जाती है आपके लवणीय मृदा। यहाँ मिट्टी जो पाई जाएगी वो किस टाइप की मिलती है? ये मिलती है लवणीय, या यहाँ की जो मिट्टी पाई जाती है वो क्षारीय मृदा पाई जाती है। क्षारीय मृदा पाई जाती है, अत्यधिक पाई जाती है। तो यहाँ की अगर बात करते हैं तो क्षारीय मृदा लवणीय युक्त मृदा है। दूसरा, यहाँ इन क्षारीय मृदा के कारण यहाँ वनस्पति तो होती नहीं है, तो यहाँ एक मरुस्थल पाया जाता है जिसको बोलते हैं कच्छ का रण। कच्छ का रण एक खारे पानी का मरुस्थल है। दूसरा, यहाँ पर होती है वाष्पीकरण अधिक। वाष्पीकरण की जो दर है वो यहाँ पर सर्वाधिक है। और वाष्पीकरण की जब दर सर्वाधिक होती है तो हम इसको बोलते हैं कि यहाँ जो आपके सर्वाधिक हो जाने के कारण यहाँ ये कच्छ का रण नमक का उत्पादन करता है, नमक का उत्पादन।
और नमक का उत्पादन करता है, इसलिए इस कच्छ के रण को कौन सा बोला जाता है? सफ़ेद मरुस्थल बोलते हैं, सफ़ेद मरुस्थल बोलते हैं। और सफ़ेद मरुस्थल या जो कच्छ का रण है, ये क्यों जाना जाता है? यहाँ पर एक वन्य जीव अभयारण्य है, यहाँ है आपके वन्य जीव अभयारण्य। ये अभयारण्य जो है ये गधों के लिए प्रसिद्ध है भाई, और गधे भी कौन से? जंगली गधे। तो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध। दूसरा, यहाँ एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। इस बंदरगाह का क्या नाम है? इस बंदरगाह का जो प्रमुख नाम है, गुजरात के तट पर एक ही बंदरगाह पाया जाता है, उसका नाम है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का अभी एक नया नाम है, इसका नाम है पंडित दीनदयाल बंदरगाह। पंडित दीनदयाल बंदरगाह। ये जो बंदरगाह है वो ज्वारीय सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? इसी बंदरगाह को बोला जाता है ज्वारीय बंदरगाह। ज्वारीय बंदरगाह बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो ज्वार भाटा के सिद्धांत पर काम करता है। ज्वार भाटा सिद्धांत पर कार्य करता है। ज्वार भाटा सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसका नाम है ज्वारीय बंदरगाह। उल्टा यहाँ जो कांडला बंदरगाह है ज्वारीय सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए एडिशनल कोई मेहनत नहीं होती, इसलिए सरकार ने इसे कर मुक्त केंद्र घोषित कर रखा है। कर मुक्त केंद्र। कर मुक्त केंद्र किसको घोषित कर रखा है? इस कांडला बंदरगाह को। इसको बोला जाता है टैक्स फ्री। टैक्स फ्री जोन या टैक्स फ्री आपके बंदरगाह पड़ता है। ठीक है, तो ये है आपके कौन सा तट? कच्छ का तट। अगर हम और बात करें काठियावाड़ की, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। काठियावाड़ का तट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो तट है, इस वाले तट को बोला जाता है काठियावाड़ का तट। क्या बोलते हैं? काठियावाड़ का तट बोलते हैं। काठियावाड़ तट बोला जाता है। ये काठियावाड़ तट, इसमें क्या विशेषता है? तो इसमें ये विशेषता पड़ती है कि यहाँ आपके 3 पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। गिर है, मांडव है और वृद्धा है। कौन सी? गिर, मांडव और वृद्धा यहाँ पाया जाता है। दूसरा, इस गिर पर एक पार्क बना हुआ है। इस पार्क का नाम है आपके गिर राष्ट्रीय पार्क। गिर राष्ट्रीय पार्क बना हुआ है। ठीक है, तो इनकी बात करते हैं पहले। यहाँ देखिए, इस काठियावाड़ तट में देखो, इसमें गिर है, मांडव है और वृद्धा पहाड़ियाँ। गिर, मांडव, वृद्धा पहाड़ियाँ पाई जाती है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून बोल दो, या इसको बोला जाता है ग्रीष्मकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून से टकराकर अच्छी वर्षा करवाते। गिर, मांडव, वृद्धा क्या करती है? यहाँ प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, इसमें से गिर पर गिर राष्ट्रीय पार्क मिल जाएगा आपको, और यहाँ जो है अच्छी वर्षा करवाते हैं। अब वर्षा अच्छी है, इसलिए यह क्षेत्र उपजाऊ है। यह क्षेत्र कैसा है? उपजाऊ है। अब उपजाऊ है तो यहाँ पर कृषि ठीक ठाक होती है।
कृषि भी सर्वाधिक होती है, आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से यहाँ के लिए आप थोड़ा सा लिख सकते हैं कि ये जो गिर है, इस पहाड़ी पर गिर राष्ट्रीय पार्क स्थित है, जो किसके लिए जाना जाता है, जो जाना जाता है एशियाई बब्बर शेरों के लिए जाना जाता है। एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है ये पूरे एशिया में जो कहीं शेर देखने को मिलेंगे अपने पूरे भारत में, तो वो गिर राष्ट्रीय पार्क में देखने को मिलेगा। गिर राष्ट्रीय पार्क अपने आप में बहुत फेमस पार्क है, ये गुजरात में, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं कौन सा, सौराष्ट्र तट। तो यहां लिख लेते हैं सौराष्ट्र तट। सौराष्ट्र तट की बात करते हैं। देखो, सौराष्ट्र तट की बात करें तो इस क्षेत्र में, इसमें एक तो देखो साबरमती है, माही है, नर्मदा है, ताप्ती नदियां प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, यहाँ की जो नदियां हैं वो नदियां अपने साथ में जलोढ़ मिट्टी लेके आती है। कौन सी मिट्टी लेके आएगी, जलोढ़ मिट्टी आप जानते हैं काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मृदा लाई जाती है जो कि काफ़ी उपजाऊ होती है, और उपजाऊ होती है तो इस क्षेत्र में भी अत्यधिक मात्रा में कृषि की जाती है। यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी यहाँ थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं। तो सौराष्ट्र तट जो है वो इस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, काफ़ी उपजाऊ जगह रह जाती है। यहाँ जो है ये आने वाले मानसून को यहाँ रोक लेती है। यहाँ इनको जब इस प्रकार से रोक ली जाती है तो यहाँ जो बरसात होती है इनके द्वारा यहाँ नदियाँ चलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और नदियों के कारण यहाँ जो क्षेत्र है ये भी काफ़ी उपजाऊ है, इधर वाला उपजाऊ है, ये वाला बंजर है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा है कौन सा तट है, गुजरात का तट। तो आगे हम बढ़ते हैं महाराष्ट्र का तट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम बात करें कोंकण तट की। तो कोंकण तट किस किस तट को बोला जाता है, ये है आपके महाराष्ट्र का तट, महाराष्ट्र व गोवा का तट कौन सा तट कहलाता है, कोंकण तट कहलाता है। इनके विस्तार की बात की जाए तो इनका विस्तार रह जाता है आपके दमन से लेकर के और गोवा तक इनका विस्तार देखने को मिलता है। ये प्रसिद्ध क्यों है, तो प्रसिद्ध है एक तो यहाँ पर मुंबई बंदर, एक तो यहाँ प्रसिद्ध क्यों है, एक इस तट के सारे चलता है कोंकण रेलवे, और दूसरा यहाँ पर मुंबई बंदरगाह फेमस है। ठीक है, तो यहाँ की अगर बात करते हैं प्रसिद्ध क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ कोंकण रेलवे चलता है, इसलिए बात की जा सकती है। अगर द्वीप की बात करें तो यहाँ पर खूब सारे द्वीप पड़ जाते हैं। एक द्वीप का नाम पड़ता है सेलसेट द्वीप है। एक द्वीप का नाम पड़ता है एलिफेंट द्वीप। एक का नाम पड़ता है बुच्चर द्वीप नाम पड़ता है, और एक का नाम पड़ता है आपके करंज द्वीप पड़ता है। ऐसे और भी खूब सारे द्वीप पड़ते हैं, लेकिन ये इनमें विशेष है। देखो थोड़ी सी अगर और बात करें तो यहाँ के प्रमुख बंदरगाह कौन से, तो प्रमुख बंदरगाह के रूप में बात की जाए तो एक बंदरगाह बहुत ज़्यादा फेमस है, मुंबई बंदरगाह बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद में एक और बंदरगाह पड़ जाता है मारमागांव बंदरगाह भी काफ़ी फेमस है। देखो क्यों फेमस है, अगर हम बात करें महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक की, तो
यहाँ एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है सेलसेट द्वीप। इस सेलसेट द्वीप पर इस पर जो है एक तो पूरी की पूरी मुंबई बसी हुई है, मुंबई शहर बसा हुआ है, और इस मुंबई शहर के आसपास जो है बंदरगाह उसको बोला जाता है, ये भारत के लिए प्रसिद्ध है, भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह ये। क्यों है ये प्रसिद्ध बंदरगाह? क्योंकि इनकी जो गहराई है, इस मुंबई बंदरगाह की गहराई स्वेज नहर की गहराई के बराबर है, स्वेज नहर की गहराई के बराबर है। इस कारण ये होते हैं कि बड़े भारी जहाज़ों को, बड़े भारी जो जहाज आते हैं, जहाज़ों को ठहराने की उत्तम जगह मिलती है, यहाँ उत्तम स्थान जो मिलता है वो मुंबई बंदरगाह है। और अगर हम बात करें कि ये मारमागांव बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये मारमागांव बंदरगाह पड़ता है गोवा में पड़ता है। और ये बात करते हैं तो ये जुआरी नदी के मुहाने पर है, जुआरी नदी के मुहाने पर है, मुहाने पर स्थित है। ठीक है, कौन सा बंदरगाह? हाँ, अगर और बात करें तो ये क्यों फेमस है? काजू के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, काजू के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, ये इसलिए जाना जाता है। कौन सा रह जाता है? देखो, ये महाराष्ट्र से के लेके गोवा का तट है, दमन से गोवा तक का पड़ता है। कोंकण रेलवे चलता है, और कोंकण रेलवे जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो कोंकण रेलवे चलता है आपके महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक तक चलता है, कर्नाटक तक। ठीक है, इस प्रकार से रह जाता है। यहाँ कई द्वीप प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पर। सेलसेट द्वीप और एलिफेंट द्वीप बहुत ज़्यादा है, एलिफेंटा द्वीप जिसको बोलते हैं। अब सेलसेट द्वीप इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर एक तो मुंबई शहर और मुंबई बंदरगाह दोनों इनके किनारे स्थित है। महाराष्ट्र में, ये गोवा में है, ध्यान रखना। ठीक है, मारमागांव बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर है, और ये काजू के निर्यात के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आप इनको नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 जो बंदरगाह है, जो तट है, इसको बोला जाता है कन्नड़ तट। कन्नड़ तट, और कन्नड़ तट का ही दूसरा नाम मिलता है कन्नारा तट। कन्नारा तट नाम मिलता है। ये तट जो है किसका है? कर्नाटक का तट है। कर्नाटक तट का नाम क्या है? कन्नड़ तट या कन्नारा तट। अगर हम विस्तार से बात करें तो ये गोवा से लेकर के, गोवा से न्यू मैंगलोर तक का जो तट पड़ता है वो कौन सा तट पड़ेगा? कन्नड़ तट या कर्नाटक। ये प्रसिद्ध क्यों है? ये कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भाई, कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हमने पढ़ी थी कुद्रेमुख और बाबा बुदनगिरी जो कॉफी उत्पादन के लिए जानी जाती है, ये इसलिए प्रसिद्ध है। अगर हम यहाँ के प्रमुख द्वीप की बात करें तो यहाँ एक द्वीप पड़ता है, इस द्वीप का नाम है नेत्राणी द्वीप। नेत्राणी द्वीप पड़ता है। यहाँ कोई एक बंदरगाह पड़ता है क्या? इस बंदरगाह का क्या नाम है? तो इस बंदरगाह का नाम पड़ता है आपके, इन्हीं के नाम से है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर बंदरगाह पड़ता है। ठीक है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। अगर हम बात करें, देखो गोवा से लेके न्यू मैंगलोर तक कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर कोई लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकता है कि कुद्रेमुख व बाबा बुदनगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वो कॉफी के लिए जानी जाती है। नेत्राणी द्वीप जो है वो कर्नाटक के तट पर है, और न्यू मैंगलोर बंदरगाह जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों?
क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक कॉफ़ी निर्यात की जाती है। यहाँ से निर्यात क्या की जाती है, एक तो यहाँ से सर्वाधिक कॉफ़ी निर्यात करते हैं, और क्या निर्यात की जाती है, तो और यहाँ से निर्यात किया जाता है आपके लौह अयस्क। लौह अयस्क भी काफ़ी अधिक मात्रा में निर्यात होता है, लेकिन सर्वाधिक अगर पूछ ले कि कुछ निर्यात होता है तो वो होती है आपके कॉफ़ी। इसलिए इस न्यू मैंगलोर बंदरगाह को बोला जाता है भारत का कॉफ़ी बंदरगाह। क्या बोलते हैं, भारत का कॉफ़ी बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, भारत का कॉफ़ी बंदरगाह बोलते हैं। और लौह अयस्क भी काफ़ी अधिक मात्रा में निकलता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक या दूसरे नंबर पर कॉफ़ी निर्यात करने वाला बंदरगाह कौन सा है, तो ये जो कॉफ़ी निर्यात करता है ये भारत के लिए सेकंड पोजीशन पर है। ठीक है, तो ये आपके कौन सा तट हो गया, कन्नड़ तट या कन्नारा तट। कर्नाटक का है, गोवा से लेकर के न्यू मैंगलोर कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख और बाबा बुदनगिरी, ये दो पहाड़ियाँ जो है प्रसिद्ध है भाई अपने भारत में, कॉफ़ी के लिए ही जानी जाती है, कुद्रेमुख और बाबा बुदनगिरी। यहाँ एक द्वीप पड़ता है नेत्राणी द्वीप, यहाँ एक बंदरगाह पड़ता है जिसको बोला जाता है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। यहाँ से कॉफ़ी अधिक मात्रा में निकलती है, लौह अयस्क भी निकलता है। तो भारत का कॉफ़ी बंदरगाह बोलते हैं क्योंकि कॉफ़ी सर्वाधिक मात्रा में निकलता है। इसी को भारत का सर्वाधिक मात्रा में लौह निर्यात करने वाला बंदरगाह भी कहा जाता है। तो आप नोट डाउन कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तट कौन सा, केरल का तट, या जिसको बोला जाता है मालाबार का तट। अगर हम मालाबार तट को कहें कि किस राज्य का है, तो इसको बोला जाता है केरल का तट है, ये केरल का तट पड़ता है। अगर हम इनके विस्तार की बात करें तो ये न्यू मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक चलता है। न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक। हमने हालांकि ये सारी बात जो चित्र होते हैं सचित्र वर्णन कर लिया है इससे जस्ट पहले वाली क्लास के अंदर, तो आप उस चीज को भी जरूर देखना। जो केरल है भारत में किसके लिए प्रसिद्ध है, मसालों के लिए। तो मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन, केरल का जो तट है या जो मालाबार का तट है, ये यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है और उस द्वीप का नाम है वेलिंगटन द्वीप पड़ता है। और यहाँ एक बंदरगाह पड़ता है, इस बंदरगाह का नाम है कोच्चि बंदरगाह। क्या नाम है, कोच्चि बंदरगाह है। ठीक है, अगर हम बात करें न्यू मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ एक वेलिंगटन द्वीप पड़ता है। ये द्वीप जो है वो एक झील में बना हुआ है, झील में स्थित है भाई। और वो झील कौन सी है, तो उस झील का नाम है, एक का नाम पड़ता है बेमनाड, और एक झील का नाम मिलता है अष्टामुदी नाम मिलता है या अष्टमुदी नाम मिलता है। इसको बोला जाता है केरल की कयाल जिले हैं, ये केरल की कयाल बोल देते हैं या लेगून बोल देते हैं, लेगून जिले। ठीक है, इसमें से ये जो द्वीप है वो बेमनाड झील में बना हुआ है। किस झील के अंदर, इस बेमनाड झील के अंदर ये वेलिंगटन द्वीप स्थित है। ये वेलिंगटन द्वीप जो है वो आगे कोच्चि बंदरगाह को जोड़ता है। इस कोच्चि बंदरगाह का भी एक नाम है क्योंकि ये सर्वाधिक मसालों का निर्यात करता है। सर्वाधिक, अगर आपसे पूछे सर्वाधिक मसालों का निर्यात कौन करता है, तो वो है कोच्चि बंदरगाह। इसलिए इसको बोला जाता है भारत का मसाला बंदरगाह बोलते हैं, मसाला बंदरगाह बोला जाता है, बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह को क्या बोलते हैं, भारत का मसाला बंदरगाह, क्योंकि सर्वाधिक मसालों का क्या करते हैं, ये निर्यात करते हैं। और यहाँ एक द्वीप है वेलिंगटन द्वीप। ठीक है, ये इन जिलों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात और रह गई थी, यहाँ हम बात कर रहे थे कौन सी, मालाबार तट की। तो मालाबार तट के लिए आपने सुना होगा मानसून। मानसून भी दो प्रकार के होते हैं, इसमें से एक मानसून का नाम आता है ग्रीष्मकालीन मानसून। कौन सा मानसून,
ग्रीष्मकालीन मानसून। अगर ग्रीष्मकालीन मानसून नहीं सुना है तो आपने इसको सुना होगा दक्षिण पश्चिमी मानसून, आपने नाम करके सुना होगा। जो गर्मियों में मानसून आता है या जो बरसात करता है वो आपके किधर करता है? सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ करता है, ये सर्वाधिक वर्षा, तो ये करता है आपके केरल का तट, केरल के तट पर करता है, या इसी को बोला जाता है मालाबार का तट, मालाबार के तट पर करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ पर करता है, सर्वप्रथम प्रवेश, तो हम इसके लिए बताते हैं कि ये सर्वप्रथम तो प्रवेश करता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और ये कर जाता है 25 मई को ही। कब कर जाता है? 25 मई को। लेकिन अगर हम बात करें कि इसके बाद में फिर स्थल भारत में प्रवेश करता है, स्थल भारत में प्रवेश करता है, तो ये करता है मालाबार तट पर, मालाबार तट, और यहाँ ये करता है 1 जून को। कब? 1 जून को करता है। तो ये थोड़ी सी इनके लिए विशेष बात थी, ठीक है। तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। हमने जो पश्चिमी घाट रह जाता है उसको तो पूरा पढ़ लिया। अब हम पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट के अंदर जो पहले आपके तट आता है उस तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। और ये जो कोरोमंडल तट है इसी को कहते हैं तमिलनाडु का तट, तमिलनाडु का तट। ये कहाँ से कहाँ तक रह जाता है? ये कन्याकुमारी से पुल्लिकट झील तक रह जाता है, पुल्लिकट झील तक, पुल्लिकट झील तक रह जाते हैं। यहाँ एक द्वीप स्थित है और उस द्वीप का नाम है पबन द्वीप, पबन द्वीप, पबन द्वीप नाम मिलता है, ठीक है। यहाँ एक बंदरगाह है, हालांकि यहाँ तो बंदरगाह खूब सारे, एक बंदरगाह का नाम मिलता है तूतीकोरन बंदरगाह, तूतीकोरन बंदरगाह। एक बंदरगाह का नाम मिलता है चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह नाम मिलता है। एक बंदरगाह और भी है, ऐसे तो बंदरगाह खूब सारे रह जाते हैं। एक एन्नौर बंदरगाह और है। कौन सा बंदरगाह रह जाता है? एन्नौर, एन्नौर। तो ये जो बंदरगाह है इसको एन्नौर बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है। इनकी बात करते हैं। देखिए कोरोमंडल तट जो है वो किसके लिए जाना जाता है? शीतकालीन मानसून के लिए जाना जाता है, या इसको बोला जाता है उत्तर पूर्वी मानसून के लिए। ये सर्वाधिक वर्षा किस पर करता है? तमिलनाडु के तट पर करता है, तमिलनाडु के तट पर करता है, या इसी को बोला जाता है कोरोमंडल तट। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। कोरोमंडल तट पर लौटता हुआ मानसून, शीतकालीन मानसून को और क्या बोलते हैं? लौटता हुआ मानसून। अगर हम बात करें कोरोमंडल तट से ये कब लौट जाता है, तो अंतिम रूप से, या आप ये देखिए स्थल भारत, स्थल भारत से निगमन कब होता है इनका, तो ये कहाँ से होता है? तो इनकी बात करते हैं तो ये कोरोमंडल तट ही है, कोरोमंडल तट। और ये 1 दिसंबर के अंदर निकल जाता है। अगर हम बात करें अंतिम रूप से भारत से मानसून का निगमन कब होता है, तो हम कहते हैं कि ये होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, और ये आपके हो जाते हैं 5 दिसंबर के करीब, 5 दिसंबर के करीब ये सारा ही इनसे चला जाता है। अब अगर हम बात करें, देखो ये कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु का तट, कन्याकुमारी से लेकर पुल्लिकट तक, पुल्लिकट झील तक, और इस झील के मुहाने पर
इस झील के मुहाने पर एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा द्वीप पड़ता है। और ये जो श्री हरिकोटा द्वीप है ये किसके लिए जाना जाता है? यहां 2-3 विशेषता आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक तो कि यहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। दूसरा ये भी कहा जा सकता है कि ये इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है, प्रक्षेपण केंद्र या सैटेलाइट लॉन्चिंग का वैकल्पिक स्टेशन। ये एक तो ये बात हुई। दूसरा अगर हम बात करें कि एक बंदरगाह है, एक द्वीप पड़ता है पबन द्वीप। पबन द्वीप का जो अंतिम स्थल है इसको बोला जाता है रामेश्वरम। रामेश्वरम, हाँ वही है रामेश्वरम जिसको आप तीर्थ स्थल के रूप में जानते हैं। रामेश्वरम तीर्थ स्थल है। अगर हम रामेश्वरम का ही अंतिम बिंदु सोचें तो वो नाम मिलता है धनुषकोटि। क्या नाम मिलता है? धनुषकोटि नाम मिलता है। और धनुषकोटि से ये राम सेतु आपका स्टार्ट हो जाता है। किधर? राम सेतु, जिसको आप आदिम पुल मानते हो, ये आगे चला जाता है चेना मंथार की खाड़ी पर। चेना मंथार की खाड़ी, और ये चेना मंथार की खाड़ी आगे पड़ती है श्रीलंका, वहां तक चलता है ये। ठीक है। पबन द्वीप का जो अंतिम बिंदु है रामेश्वरम तीर्थ स्थल, रामेश्वरम तीर्थ स्थल का वह जहां से राम सेतु स्टार्ट होता है उस जगह का नाम है धनुषकोटि, और धनुषकोटि से राम सेतु स्टार्ट होता है, आगे चेना मंथार की खाड़ी तक चला जाता है। ठीक है। इस राम सेतु वाली जगह पर ही दो आपके मिलती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में अगर कोई जल संध्या है तो कौन सी है? यहाँ पर एक तो खाड़ी पड़ती है जिसको बोला जाता है मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी पड़ती है? मन्नार की खाड़ी पड़ती है। एक यहाँ पर जल संधि हो रखी है, पाकिस्तान के लिए हुई थी, इसलिए इसको बोलते हैं पाक जल संधि। तो हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि पाक जल संधि किन के बीच में हुई थी? तो पाक जल संधि हुई है भारत और श्रीलंका के बीच में, पाकिस्तान के बीच में नहीं हुई है। ठीक है। तो ये बात आपके लिए ज्यादा काम की है। और कोई विशेषता? और तो यहाँ पर चेन्नई बंदरगाह खुद अपने आप में बहुत फेमस है। तूतीकोरन बंदरगाह भी फेमस है। कारण क्या है तूतीकोरन बंदरगाह इतना क्यों फेमस है? तो ये जो मन्नार की खाड़ी पड़ती है इससे खूब अधिक मात्रा में मोतियों का उत्पादन होता है। अगर हम बात करें कि ये जो आपको कोरोमंडल जो तट है ये किसके लिए जाना जाता है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये समुद्र से मोती इनको खूब ही मात्रा में मिलते रहते हैं। तो ये आपके मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, और मोतियों का सर्वाधिक निर्यात जिस बंदरगाह से किया जाता है वो है आपके तूतीकोरन, इसलिए इसको बोला जाता है भारत का प्रमुख मोती बंदरगाह। भारत का प्रमुख मोती बंदरगाह कौन सा है? तो तूतीकोरन बंदरगाह को बोला जाता है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से सर्वाधिक औद्योगिक गतिविधियां की जाती है। माल ढुलाई का सारा सिस्टम यहीं से किया जाता है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। हम बात कर रहे थे कोरोमंडल तट की, तमिलनाडु का तट है, ये कन्याकुमारी से लेकर पुल्लिकट झील तक है। पुल्लिकट झील के सामने इसके मुहाने पर एक द्वीप बड़ा है श्री हरिकोटा द्वीप, जिस पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, इसरो के लिए प्रक्षेपण केंद्र है। बड़े बड़े जो लंबी दूरी वाले लॉन्चिंग जो होती है सैटेलाइट, उनको लॉन्च श्री हरिकोटा से ही किया जाता है। तमिलनाडु में है ये। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख द्वीप पड़ता है एक पबन द्वीप, जहां से रामेश्वरम तीर्थ स्थल चलता है। इसके अंतिम बिंदु है धनुषकोटि, यहाँ से राम सेतु जाएगा, चेन्ना मंथार की खाड़ी श्रीलंका तक जाता है। और यहाँ पर दो और एक खाड़ी पड़ती है
भारत और किसके बीच में, श्रीलंका के बीच में, जिसको बोला जाता है मन्नार की खाड़ी। यहाँ एक पाक जल संधि हो रखी है जो भारत और श्रीलंका के बीच में, पाकिस्तान के बीच में नहीं है। और ये मोती के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जगह। तो भारत का मोती बंदरगाह माना जाता है तूतीकोरन बंदरगाह को। चेन्नई बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु के लिए काफी फेमस है। ऐसे ही एल्लोर बंदरगाह भी प्रसिद्ध है भाई। और शीतकालीन मानसून या लौटता हुआ मानसून सबसे ज्यादा बरसात करता है कोरोमंडल तट या तमिलनाडु के तट पर। और इसका स्थल भारत से निगमन कोरोमंडल तट पर 1 दिसंबर के आसपास निकल जाता है और पूरे संपूर्ण भारत से निकल जाता है 5 दिसंबर के करीब। आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे किसकी, द्वीप समूह की बात कर रहे थे। तो अगला जो है आपके गोलकुंडा तट या उत्तरी सिरकार पड़ता है। ये कौन सा तट है, तो इसको बोला जाता है आंध्र प्रदेश का तट या आंध्रा का तट बोला जाता है। ये कहाँ से लेके कहाँ तक रह जाता है, तो ये आपने पढ़ा था पुल्लिकट झील, पढ़ी थी क्या। पुल्लिकट झील से गोदावरी के डेल्टा तक रहता है। ये कहाँ से कहाँ तक, पुल्लिकट झील से गोदावरी के डेल्टा तक। आंध्रा के तट को गोलकुंडा तट या उत्तरी सिरकार बोलते हैं, पुल्लिकट झील से लेके। अगर यहाँ विशेषता में बात करें तो इसमें एक तो देखो गोदावरी, ठीक है, एक गोदावरी नदी, एक कृष्णा नदी, एक कावेरी नदी, इन सारी नदियों के ये जो है वो डेल्टाई क्षेत्र में है, डेल्टाई क्षेत्र है। और अगर यहाँ गोलकुंडा की प्रमुख बात की जाए तो प्रमुख बंदरगाह पड़ता है यहाँ का विशाखापट्टनम। क्या पड़ता है, विशाखापट्टनम पड़ता है। विशाखापट्टनम जो है ये भारत के लिए कहा जाता है कि प्राकृतिक बंदरगाह। विशाखापट्टनम जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, मतलब इसकी जो गहराई है वो स्विज नहर से भी काफ़ी अधिक है। दूसरा हम ये कहते हैं कि ये डाल्फिन पहाड़ियों से घिरा होने के कारण स्वयं ही सुरक्षित है, होने के कारण स्वयं ही सुरक्षित है। और लास्ट ये रहता है कि भारत का प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है। देखिए दोस्तों, थोड़ी सी हो सकता है क्वालिटी कम हो, लाइट चली गई है। हम पढ़ रहे थे गोलकुंडा तट या उत्तरी सिरकार, आंध्र प्रदेश का तट है। ये पुल्लिकट झील से लेकर गोदावरी के डेल्टा तक है। यहाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सारे डेल्टा क्षेत्र में पड़ते हैं। यहाँ विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, डॉल्फिन पहाड़ियों से घिरा होने के कारण सुरक्षित है, ये सुरक्षित है, ठीक है। और ये भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। आप नोट डाउन कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे जो है उत्कल तट या कलिंग तट, इसको बोला जाता है उड़ीसा का तट। कौन सा तट है ये, उड़ीसा का तट। ये कहाँ से कहाँ तक रह जाता है, तो ये आपके रह जाता है आपके गोदावरी डेल्टा से लेकर एक झील पड़ती है, उस झील का नाम है चिल्का झील। तो चिल्का झील तक रह जाता है। अगर यहाँ के एक प्रमुख द्वीप की बात की जाए तो उस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप है, व्हीलर द्वीप है। और उत्कल तट या कलिंग तट के अंदर एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है पाराद्वीप। कौन सा बंदरगाह पड़ता है, पाराद्वीप बंदरगाह पड़ता है, ठीक है।
देखो ये जो चिल्का झील है, चिल्का झील के मुहाने पर एक बंदरगाह है, एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। और इसका जो नया नाम रखा गया है, इसका नया नाम है APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम द्वीप नाम रखा गया। दूसरा, ये व्हीलर द्वीप जो है वो लंबी दूरी के मिसाइलों का प्रक्षेपण केंद्र है। ये प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है। और ये जो पाराद्वीप बंदरगाह है, यहाँ से सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। लौह अयस्क का क्या किया जाता है? निर्यात। अगर कोई पूछ ले निर्यात किसको किया जाता है, तो एक नाम आता है आपके जापान को सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है, ठीक है। और इसलिए अपन के भारत का लौह बंदरगाह कौन सा है? भारत का लौह बंदरगाह नाम दिया जाता है इस पारादीप बंदरगाह को, ठीक है। ये द्वीप भी है, ये एक बंदरगाह भी है। और व्हीलर द्वीप का नया नाम है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ये वाला नाम आप जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। और पारादीप जो बंदरगाह है, ये लौह अयस्क का निर्यात करता है, सर्वाधिक जापान को करता है। जापान इनसे कच्चा माल लेता है और हमें स्टील बना के भेजता है वापस, ठीक है। तो स्टील हम खरीदते हैं और वो हमें से कच्चा लोहा खरीदता है या लौह अयस्क खरीदता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके कौन सा भारत का लौह बंदरगाह किसको बोलते हैं, ये जरूर ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, अब लास्ट पढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, लास्ट तट पढ़ लेते हैं। और लास्ट तट का नाम है बोंगा तट। ये किस राज्य का तट है? तो इसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल का तट बोंगा तट कहलाता है। ओके, ये इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक रह जाता है? तो इनका विस्तार रह जाता है आपके स्वर्ण रेखा नदी, या हमने अभी अभी एक नाम लिखा था चिल्का झील से ये रह जाता है आपके हुगली नदी तक जो इनका विस्तार है वो क्या कहलाता है? बोंगा तट कहलाता है। यहाँ का कोई प्रमुख बंदरगाह है, यहाँ के कोई प्रमुख द्वीप है, तो एक द्वीप का नाम मिलता है चांदीपुर द्वीप। क्या नाम मिलता है? चांदीपुर द्वीप नाम मिलता है। ये प्रसिद्ध है जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ बोंगा तट का कोई प्रसिद्ध बंदरगाह है क्या? एक बंदरगाह का नाम मिलता है हल्दिया बंदरगाह। क्या नाम मिलता है? हल्दिया बंदरगाह। और हल्दिया बंदरगाह इनका नाम मिलता है। देखो, अगर हम थोड़ी सी बात करें कि कौन सी नदी से कौन सी नदी तक चलता है, तो ये रह जाता है आपके स्वर्ण रेखा नदी से हुगली नदी तक। यहाँ एक प्रमुख द्वीप पड़ता है जो कि बोंगा तट पर है। हमने लंबी दूरी के लिए पढ़ा था, ये छोटी कह सकते हो, या कम दूरी के मिसाइलों का प्रक्षेपण केंद्र, ठीक है। एक हल्दिया बंदरगाह के बारे में बात की जाती है कि सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है, तो इसलिए ये भारत में सर्वाधिक निर्यात करता है जूट का। तो भारत का जूट बंदरगाह किसको बोलते हैं? जूट बंदरगाह इनको बोलते हैं। देखो, हल्दिया बंदरगाह जो है वो विकसित क्यों किया गया था? क्योंकि हल्दिया बंदरगाह के समकालीन वहाँ पर एक चल रहा था कलकत्ता बंदरगाह। और कलकत्ता बंदरगाह में गर्मियों में
पानी की आवक कम हो जाती है, तो हल्दिया बंदरगाह जो है इनके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था करता है। कलकत्ता बंदरगाह जब बंद हो गया था तो हल्दिया बंदरगाह की शुरुआत की गई थी। जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो हल्दिया बंदरगाह सर्वाधिक जूट का निर्यात करता है, इसलिए इसको भारत का जूट बंदरगाह बोला जाता है। एक यहाँ पर द्वीप है चांदीपुर द्वीप, जो कम या छोटी दूरी के मिसाइलों का क्या है, प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, और आपके पश्चिम बंगाल के तट को क्या बोला जाता है, बोंगा तट। देखिए दोस्तों, ये क्लास जो है ज़रा लंबी तो हो चुकी है, लेकिन हमने इसी के साथ अपना ये जो तीसरा अध्याय है भारत के भौतिक प्रदेश, ये पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आप भी ढंग से इनका नोट डाउन करना, अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से इनको रिवाइज करना, याद करना, और आगे आने वाली परीक्षा के अंदर ये जो नोट्स है वो आपके लिए मील के पत्थर साबित होंगे। आपकी सफलता के योगदान में छोटा योगदान इनका भी होगा, तो आप इनको जरूर पढ़ें, सीरियसली पढ़ते रहें, तब जाके आपकी ये चीज़ें काम की रहेगी। वरना ऊपरा ऊपरी देखने से पढ़ने से इनका ज़्यादा जो है वो वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि जब ऊपरा ऊपरी बिना मन के पढ़ते हैं तो याद नहीं रहती चीज़ें, तो आपको याद भी रहनी चाहिए, तो बार बार रिवीज करना है। ठीक है, और आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं। कुछ कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द उमंग पाठशाला। धन्यवाद।